गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं, आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है और 10वीं यूनिट जो आपके सिलेबस में लगी हुई है आत्मकथा जीवनी वाली आपकी जो है यूनिट लगी हुई है। इनमें से अगर मैं बात करूं, जितनी भी आपकी रचनाएं लगी हुई हैं उन रचनाओं के जो है कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से जो है रेखा चित्र में, कौन से संस्मरण में, पत्रिका में ये रचनाएं आपकी छपी हुई है। यानी कि पिछली आप लोगों ने जो है क्लासेस किया होगा, जैसे उपन्यास, कहानी और निबंधी नाटक की जो हमारी क्लासेस हुई हैं, सेम इसी तरह जो है आप लोगों की जितनी भी आत्मकथा और जीवनियां वगैरह आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो सभी को जो है हम यहाँ पर इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर ही जो है आप लोगों को जुड़ना है, और जहां पर अगर आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो वहां पर जो है आपको सारी की सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। जितने भी सब्जेक्ट है, जितनी यूनिट आप लोगों को पढ़ा दी गई है, तो सारी यूनिट जो है आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली ही रचना आपके सिलेबस में लगी हुई है, महादेवी वर्मा की है ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा, अगर हम इस रचना की बात करें, इस रेखा चित्र की बात करें, तो ये क्या है? ठकुरी बाबा ये संस्मरण है। अब कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कौन सी रचना जो है किस विधा की है। विधा आप लोगों से पूछा जाता है। विधा का कहने का मतलब यहाँ पर ये है, या तो फिर आपसे रचना पूछा जाएगा, रचना में से जो है आपसे पूछा जाएगा कि ये यात्रा वृतांत है, या फिर यात्रा साहित्य है, या फिर जो है आपका संस्मरण है, या रेखा चित्र है, या जीवनी है। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है जो ठकुरी बाबा है, ये क्या है? संस्मरण है। ठकुरी बाबा, अगर हम इस रचना की बात करें, ये रचना है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का जो समय है 1907 में इनका जन्म होता है और 1987 में जो है इनकी मृत्यु होती है। अब देखिए, ठकुरी बाबा से जो है कई तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो इनके जो है इस रेखा चित्र में अपने संपर्क में आने वाले जो शोषित वंचित जो व्यक्ति हैं, जो दीनहीन व्यक्ति हैं, जो नारियां हैं, जो साहित्यकार हैं, जीव जंतु हैं, इन सभी का चित्रण जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा ने जो है ठकुरी बाबा में किया है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठकुरी बाबा में महादेवी वर्मा ने जो है किन चीजों का चित्रण किया है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो ठकुरी बाबा है, तो महादेवी वर्मा की इस रेखा चित्र में अनुभूति की अभिव्यक्ति, चित्र का बिंब विधान, सूक्ति का प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो ठकुरी बाबा है, अब आपके लिए महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी बाबा जो है स्मृति की रेखाओं में संकलित है। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि किसमें जो है संकलित है, स्मृति की रेखाओं में संकलित है, जिसका समय जो है 1943 माना जाता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। और ये जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी देखिए, जो स्मृति की रेखाएं है ना, स्मृति की रेखाओं में जो है 7 रचनाएं हैं, 7 जो है रेखा चित्र है। इनमें से अगर हम ठकुरी बाबा की बात करते हैं तो ठकुरी बाबा जो है ये 5वां संस्मरण है। अब 7 जो संस्मरण है वो कौन कौन से हैं, तो 7 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला है इसमें से स्मृति की रेखाओं में, पहला संकलित है भक्तिन, दूसरा है चीनी फेरी वाला, तीसरा है पर्वत पुत्र, चौथा है मुन्नू की माई, और 5वां है आपका जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, 5वां है कौन सा? ठकुरी बाबा, 6वां है बिबिया और 7वां है गुंगिया। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि स्मृति की रेखाओं में कितने जो है संस्मरण संकलित हैं, तो 7 संस्मरण जो है स्मृति की रेखाओं में संकलित है, जो कि ठकुरी बाबा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो 5वां संस्मरण है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी बाबा का चरित्र कैसा है, कई बार आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठकुरी बाबा के चरित्र की बात करें, ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है ठकुरी बाबा, जिसे रसिया, बिरहा आदि गाने, आल्हा, आलाप, नौटंकी आदि चीजों में जो है ये भाग लेता है, और इसी कारण से जो समाज है इसको हे दृष्टि से देखता है।
ठीक है। अब यहाँ पर ठकुरी बाबा से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ठकुरी बाबा का संबंध जो है किस गीत से है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो गीत के बारे में आपको ध्यान देना है, आपका कौन कौन सा, एक तो रसिया बिरहा हो गया, और दूसरा जो है आल्हा आलाप और नौटंकी। इन गानों में जो है इनका संबंध है, इनको जो है ये गाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो समाज है, समाज इसको एक दृष्टि से देखता है। अब यहाँ पर अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें, महादेवी वर्मा ने इस रचना को जो लिखा है, इस रचना को लिखने का उद्देश्य क्या इनका रहा है, तो इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है ग्रामीण समाज के सबसे दरिद्र उत्पीड़ित लोगों का प्रतिनिधित्व, सहानुभूति जागृत करने का महादेवी वर्मा ने जो है ठकुरी बाबा में प्रयास किया है, ठीक है। साथ ही साथ ठकुरी बाबा के संबंध में कुछ अगर हम विशेष जानकारी की बात करें तो ठकुरी बाबा से जो है महादेवी वर्मा की भेंट कहाँ पर होती है, प्रयागराज में होती है। होता क्या है कि जो ठकुरी बाबा है और महादेवी वर्मा जो है यहाँ पर प्रयागराज में जो है कुंभ के टाइम पर, माघ मेला जब लगता है तो उस टाइम पर जो है महादेवी वर्मा यहाँ पर आई हुई होती हैं। और जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी बाबा भी जो है यहाँ पर आए हुए होते हैं। जो महादेवी वर्मा है, जैसे आप लोग अगर संगम में जाएंगे तो माघ मेला के टाइम पर जो है जहाँ पर श्रद्धालु रुकते हैं तो वहां पर जो है महादेवी वर्मा रुकती हैं, ठीक है। अब महादेवी वर्मा की जो सहायिका है वो है भक्तिन। अब यहाँ पर जब ये ठकुरी बाबा जो है एक गांव से आई हुई होते हैं और अपने पूरे परिवार को, अपने जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको लेकर के जो है आई हुई होते हैं, तो वहां पर जहां पर महादेवी वर्मा रुकी होती हैं वहां पर जो है ये पहुंचते हैं और रहने के लिए जो है शरण मांगते हैं महादेवी वर्मा से। लेकिन जो भक्तिन है, महादेवी वर्मा की जो सहायिका है, वो रहने के लिए मना कर देती हैं, ठीक है। लेकिन जो महादेवी वर्मा है तो वो जो है मान जाती है और इनको जो है रहने के लिए शरण दे देती है। अब होता ये है कि जहां पर महादेवी वर्मा रह रही होती है, जहां पर उनका खाना पीना, पुस्तकें वगैरह रखी होती हैं, अब ये अपना अधिकार जो है धीरे धीरे, यानी कि उनके उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी किताबें वगैरह रखी हुई होती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो है यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे भेंट पूछी जाए, यानी कि महादेवी वर्मा और ठकुरी बाबा जो है ये दोनों मिले कहाँ पर थे, तो प्रयागराज में जो है इनकी कल्पवास के दौरान इनकी जो है यहाँ पर भेंट होती है। महादेवी वर्मा जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी बाबा से ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनका संबंध जो है कौन से वंश से था, तो भाट वंश से जो है इनका संबंध था, ठीक है। ठकुरी बाबा के पुत्री का नाम जो है बेला था, जो कि इनकी जो पत्नी है ठकुरी बाबा की, तो ठकुरी बाबा की जो है शादी के 1.5 वर्ष बाद ही जो है इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान देना है। ठकुरी बाबा जो है ये सैदपुर गांव है एक, जो कि यहाँ से अगर हम प्रयागराज से बात करें तो 33 मील के आसपास है। तो ठकुरी बाबा जो है सैदपुर गांव के रहने वाले थे। वहां से माघ मेला प्रयागराज 33 मील जो है दूर था। ठकुरी बाबा जो है यहाँ पर आए हुए थे। अब ये जो ठकुरी बाबा, ये जो रेखा चित्र है, इसमें कुछ पात्र है। इनकी पात्रों की बात करें तो यहाँ पर भक्तिन है। भक्तिन कौन है? ये जो है महादेवी वर्मा की परिचारिका है, या फिर जो है हम कहें ये कौन है, सहायिका है, ठीक है। इनकी हेल्प करती है, खाना पीना में सारी चीजों की जो है देखरेख करती है भक्तिन। और दूसरा यहाँ पर जो है वृद्ध ठकुराइन है, तीसरा है साहुआइन, चौथा है विधुर काची और पांचवा है यहाँ पर जो है ब्राह्मण दंपति। ये कुछ जो है इसमें पात्र हैं, ठीक है। अगली रचना आपकी सिलेबस में दी हुई है राहुल संगत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा रचना की अगर हम बात करें, जिसका समय जो है 1937 माना जाता है। इस रचना के जो रचनाकार हैं राहुल संगत्यायन जी हैं। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को होता है। इनका निधन जो है 1963 में होता है। अब देखिए, इनका जो जन्म मृत्यु वगैरह है ना, उस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखते जाना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप लोगों से जो है कवियों के नाम दिए जाते हैं और उन कवियों का जो है जन्म आपसे जो है पूछा जाता है, या फिर जो है जन्म मैच करने के लिए आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रकाशन संस्था, जो कि छात्र हितकारी पुस्तक माला, दारागंज जो कि प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश डायरी शैली में जो है ये रचित यात्रा वृतांत है।
इसके साथ साथ जो है ये कुल 5 खंडों में बटा हुआ है। अब ये जो 5 खंड है, पांचों खंडों में से जो पहला खंड है, पहले खंड का नाम है ल्हासा से उत्तर की ओर, दूसरा जो खंड है, दूसरे खंड का नाम है चाड की ओर, और तीसरा खंड है, तीसरे खंड का नाम है शाक्य की ओर, और चौथा खंड है आपका जेरम की ओर, और पांचवा खंड है नेपाल की ओर। तो ये सभी के सभी आपसे ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है कितने खंडों में बटा हुआ है, या फिर जो है इन खंडों का आपसे जो है क्रम पूछा जा सकता है कि इसका क्रम क्या है। ठीक है, तो 5 खंडों में बटा हुआ है, पांचों खंड आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें कुछ पात्र है, इनमें पात्रों की बात करें, पहला पात्र यहाँ पर लक्ष्मी रत्न, ये कौन है? ल्हासा का फोटोग्राफर, लोग इसे नातीला के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जो है इंची मिंची है, जो कि राहुल संगत्यान का साथी, इसे आत्मरक्षा के लिए साथ लिया था इन्होंने, और इसको जो है बंदूक चलाना आता है, किसको? इंची मिंची को, नाम अच्छा है। अगला है यहाँ पर सोनम ग्याल मच्छन, इसकी अगर हम बात करें, ये जो है पुण्य ध्वज है, जो कि खच्चरों का मालिक है, श्वान पूर्वी का निवासी है। ठीक है, गेंदुम छोफेल की अगर हम बात करें, ये जो है संघ धर्मवर्धन है, ये चित्रकार है और इतिहास और न्याय शास्त्र का जानकार भी है, और जिसने जो है 7 गोलियों वाली पिस्तौल और कारतूस माला जो है इन्होंने धारण किया है। कौन? सोनम ग्याल मच्छन। ठीक है, इसके अलावा जो है साक्षी भद्र की बात करें, ये जो है कश्मीर के पंडित हैं, विक्रमशिला के जो है अंतिम नायक के रूप में जाने जाते हैं। ताशी लामा की अगर हम बात करें, ये जो है भोट के प्रधान धर्माचार्य हैं। और 7वां है यहाँ पर आपका पंडित गयाधर, जो कि वैशाली के कायस्थ पंडित हैं। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है, ये पात्र है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, जब आप मेरी तिब्बत यात्रा पढ़ते हैं या फिर कोई भी रचना पढ़ते हैं आप, तो उस रचना में कौन कौन से स्थानों का जिक्र हुआ है, कौन कौन से स्थान आए हैं, तो उन स्थानों के बारे में भी आप लोगों को ध्यान देना है। मेरी तिब्बत यात्रा में चित्रित कौन कौन से स्थान है, यहाँ पर पहला स्थान है ल्हासा, जो कि यहाँ पर राहुल संगत्यान जी 2 माह 11 दिन जो है रहते हैं, कहाँ पर? ल्हासा में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तबचिका की बात करें, ये जो है ल्हासा के बाद ये पहला पड़ाव स्थान है। जो तुगा की बात करें, यहाँ की पहाड़ी पर जो है चढ़ करके पीछे मुड़ करके देखने पर ल्हासा नगरी दिखाई देती है, इसे हित का देश भी कहा जाता है। चूला खंडको की बात करें, जो कि बिहार में है, यहाँ पर बुद्ध की विशाल मूर्ति है, जिसे सामने रोड सुतोन की प्रतिमा थी। ज्ञान खंड की बात करें, जो है भारतीय देवालय है। और अगला है आपका रेड्डी बिहार, इसे दीप शंकर के शिष्य से सोम सा तोमपा ने जो है बनवाया था। तो ये जो है स्थानों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। अगली तीसरी रचना यहाँ पर है आपके शिवरानी देवी। शिवरानी देवी की इन्होंने जो है रचना लिखी है, शिवरानी देवी ने, प्रेमचंद घर में। अब ये जो प्रेमचंद घर में है, इनके बारे में जो है मैंने अपनी क्लासेस में कई बार डिस्कस किया है। प्रेमचंद घर में जो है इन्होंने, ये क्या है? जीवनी है। प्रेमचंद के बारे में इन्होंने जो है क्या लिखी है? जीवनी लिखी है इन्होंने। और इस जीवनी में जो है प्रेमचंद के जन्म से लेकर के जो है मृत्यु तक की चीजों को जो है यहाँ पर शिवरानी देवी ने बताया। शिवरानी देवी कौन है? शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद की पत्नी है। ठीक है, दूसरी पत्नी है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इनकी जो है 2 शादियां हुई थी, तो पहली शादी जो है 15 वर्ष की एज में इनकी हो गई थी, और फिर बाद में जो है कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ कारणवश जो है जो पहली वाली जो शादी हुई थी उसको जो है छोड़ देते हैं, और फिर दूसरी शादी इनकी होती है शिवरानी देवी से। शिवरानी देवी ने जो है इनकी जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, जो कि इस जीवनी का जो समय है 1944 में जो है ये आपका क्या होता है? प्रकाशित होता है। कई बार आपसे विधा पूछा जाता है, तो विधा जो है इनकी जीवनी विधा है। अब यहाँ पर अगर हम प्रेमचंद की बात करते हैं, देखिए 1944 में जो है इन्होंने क्या किया? लिखा। लेकिन प्रेमचंद की मृत्यु जो है कब हो जाती है? 1936 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार मैंने बताया हुआ है। और जब आप इस जीवनी को पढ़ेंगे ना, इस जीवनी में सारी चीजों का वर्णन हुआ है, कब क्या जो है चीजें रही हैं, कहाँ पर कौन से स्थान में कब रुके हैं, क्या चीजें, क्या घटनाएं हुई है, सारी चीजों को जो है यहाँ पर इन्होंने शिवरानी देवी ने बताया है। ठीक है,
शिवरानी देवी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। उन्होंने उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है जिससे लोग जो है अनभिज्ञ हैं, लोग नहीं जानते हैं। प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को हमेशा प्रेरित किया है। अब इस चीज को जो है यहाँ पर इसी जीवनी में बताया है। जब प्रेमचंद जो है शिवरानी देवी को हमेशा प्रेरित करते हैं इनको रचनाएं लिखने के लिए, कहानियां उपन्यास वगैरह लिखने के लिए, लेखन कार्य के लिए इन्होंने हमेशा प्रेरित किया है। और हर जो है सामाजिक कार्य में भी जो है इन्होंने प्रेरित किया है कि सामाजिक कार्यों में जो है शिवरानी देवी बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा ले। ठीक है, अपनी पत्नी के प्रति जो है प्रेमचंद के मन में अगाध प्रेम था और सम्मान था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जीवन के अंतिम क्षणों में भी जो है उन्होंने साहित्य रचना के साथ का जो है साथ नहीं छोड़ा है। पत्नी के प्रति जो है उनका लगाव और भी बढ़ गया था। अब देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि अंतिम जीवन के जो है अपने अंतिम क्षणों में भी जो है इन्होंने जो रचना कार्य है, जो लेखन कार्य है, तो इन्होंने नहीं छोड़ा है। इनकी जो है इनका जो है उपन्यास है जो कि अधूरा उपन्यास उसको कहा जाता है, मंगलसूत्र। अब जब मंगलसूत्र जो उपन्यास है, उसी उपन्यास को प्रेमचंद जी लिख रहे होते हैं और उसी टाइम पर जो है प्रेमचंद की डेथ हो जाती है। और उसी टाइम पर जो है जो शिवरानी देवी है वो मना भी करती जाती हैं, क्योंकि कुछ जो है ऐसी परिस्थितियां आ गई थी, प्रेमचंद की हालत जो है बहुत गंभीर थी, लेकिन फिर भी प्रेमचंद जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जो है लेखन कार्य करते रहते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है और इसी वजह से इनकी जो रचना है, जो मंगलसूत्र इनका उपन्यास है ना, उस उपन्यास को अधूरा जो है अंतिम उपन्यास माना जाता है। और अगर पूर्ण उपन्यास की बात करें, पूर्ण उपन्यास जो है इनका जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है गोदान उपन्यास जो है इनका पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। इन्होंने अपने अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों तक जो है लेखन कार्य शुरू किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेमचंद की जीवनी, उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, तो कलम का सिपाही नाम से, और मदन गोपाल ने जो है कलम के मजदूर नाम से जो है लिखी है, जिसमें लेखक की अपनी कल्पनाएं भी शामिल की हुई है। अब कई बार आपसे ये पूछा जाता है, इनकी जो ये रचनाएं हैं, इनकी जो जीवनियां हैं, आपसे पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किसने लिखी है या फिर जो है कलम की मजदूर किसने लिखी है। तो कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद का जो बेटा है अमृत राय, तो इनके बेटे ने जो है पूरा लिखा है कलम का सिपाही। और मदन गोपाल जो है इन्होंने कलम के मजदूर, इसको जो है ये जीवनी इन्होंने लिखी है। तो ये दोनों जीवनियां आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई इस जीवनी का जो है हर घटना खरा सोना की तरह जो है दिखाया गया है, क्योंकि शिवरानी देवी ने उनके साथ जो है पलों को खुद जिया है, खुद जो है उन्होंने महसूस किया है सारी चीजों को। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पर शिवरानी देवी ने लिखा है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साफ गोई जिस तरह जो है उनकी पत्नी ने बयान किया है, उसी तरीके से जो है हिंदी साहित्य के प्रेमियों के लिए ये क्या है, पठनीय है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, शिवरानी देवी ने अनेक साथ बिताए सुनहरे पलों को बड़े ही जो है सहजता के साथ इन्होंने लिखा है। इसी जीवनी में आप लोग पढ़ेंगे, उसे शायद जो है अन्य साहित्यकार लिख पाता, क्योंकि सारी चीजें जो है शिवरानी देवी इनके बारे में जानती हैं। उनके लेखन में जो है भावनाओं का कहीं अभाव है और ना ही जो है उनके प्रवाह में जो है कमी नजर आती है। शिवरानी देवी जो है इन्होंने इस बात का जो है मलाल रखा है कि अपने पति की महानता को जो है इन्होंने मरणोपरांत समझ पाई है। इस चीज का जो है इनके मन में जो है हमेशा मलाल रहता है। ठीक है, इस संबंध में जो है इन्होंने कुछ बातें भी कही हैं। इन्होंने कहा है, प्रेमचंद के पिता का नाम की अगर हम बात करें अजायब राय था और माता का नाम जो है आनंदी देवी था। कहीं पर जो है पूछा जा सकता है आपसे। इसके साथ साथ जो है प्रेमचंद को उनके पिता मुंशी धनपत राय और चाचा जी जो है मुंशी नवाब राय जो है इनका नाम था। ठीक है, अब जैसे कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, इनके जो चाचा है नवाब राय जो है इनका नाम था, इनके चाचा ने नाम जो है इनका रखा था। जब ये रचनाएं वगैरह करते हैं तो सबसे पहले जो है ये उर्दू में रचनाएं वगैरह करते हैं।
ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो जो है इनका जब्त कर लिया जाता है, और जब जो है ये नवाब राय से जो है लिख रहे होते हैं, और फिर इसके बाद जो है ये मुंशी प्रेमचंद नाम से कहानियां रचनाएं वगैरह लिखते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है। साथ ही साथ जो है इन्होंने मर्यादा, हंस और जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया है। ये तीनों पत्रिकाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी पत्रिकाएं? मर्यादा पत्रिका, हंस पत्रिका और जागरण पत्रिका। इन तीनों पत्रिकाओं में जो है इनकी कहानियां वगैरह छपती थी। ठीक है। इनका जो पहला उपन्यास है जो कि प्रेमा है, और इस उपन्यास का जिक्र जो है इसी आत्मकथा में किया गया है। ठीक है, सॉरी, इसी जीवनी में किया गया है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कौन सा है? कृष्णा है। अब कई बार ये होता है कि आप लोगों से जो है यहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है दोनों के बारे में। इनका पहला उपन्यास जो है किसको? प्रेमा को माना जाता है। लेकिन जब आप इस जीवनी को पढ़ेंगे ना, इस जीवनी में शिवरानी देवी ने इनका पहला उपन्यास किसको माना है? कृष्णा को माना है, जो कि 1905 ईस्वी में प्रयाग से जो है ये छपा था। ठीक है। दूसरा उपन्यास को जो है प्रेमा को माना जाता है। इस पुस्तक के अनुसार प्रेमचंद के दो बेटे थे, सिद्धिपत राय जो कि दुन्नू नाम था, और अमृत राय जिसका नाम जो है बन्नू था। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, प्रेमचंद जो है 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। उन्होंने जो है महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के सेवा को मूल धर्म भी बनाया। इसी के साथ साथ शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। जो प्रेमचंद घर में है ना, ये जो जीवनी है टोटल 88 भागों में लिखी गई है। ठीक है। ये 88 जो भाग है, इस 88 भागों में सारी जहां जहां पर जो है प्रेमचंद रहते थे, जो घटनाएं हुई हैं, शहर और घटनाएं, सारी चीजों का वर्णन जो है इन 88 भागों में किया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस पुस्तक की जो श्रद्धांजलि है तो बनारसी दास चतुर्वेदी तथा अमुक शिवरानी देवी ने लिखी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद एक जीवनी प्रेमचंद घर में जो है 1944 में प्रकाशित हुई। दूसरी जीवनी जो है उनके पुत्र जो कि अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा, जो कि 1962 में इन्होंने लिखा। तीसरी जीवनी जो है कलम का मजदूर, जो कि 1954 में लिखी गई, श्री मदन गोपाल जी ने जो है इनको लिखा। ठीक है। मूल पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी, लेकिन बाद में जो है मदन गोपाल ने हिंदी अनुवाद किया था। इस चीज को भी ध्यान देना है। इसके अलावा प्रेमचंद की मृत्यु के बाद अगर हम बात करें, शिवरानी देवी का जो है वो विलाप हृदय को छू लेता है। जब तक जो है वो चीज हमारे पास रहती है, यहाँ पर शिवरानी देवी खुद कहती हैं कि जब तक जो है कोई चीज हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी जो है कोई कद्र नहीं होती है। लेकिन जब जो है वो हमसे ओझल हो जाती है, कोई भी चीज जो है जब हमसे दूर चली जाती है, तो हमारा मन जो है पछताता रहता है। फिर हमारे पास जो है दुखी होने के अलावा कोई विकल्प जो है नहीं बचता है। इस बात को जो है कौन लिखता है? शिवरानी देवी जो है खुद इस बात को जो है खुद कहती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देना है। अगली चौथी रचना आपकी सिलेबस में दी हुई है तुलसी राम की जो है मुर्दहिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तुलसी राम है जो दलित आत्मकथा है ये मुर्दहिया, और इसको कौन लिखता है? तुलसी राम। अब तुलसीदास और जो तुलसी राम है ना, इन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है। तो तुलसी राम यहाँ पर इस रचना के बारे में आपको ध्यान देना है। यह जो रचना है इसका जो समय है 1910 माना जाता है। दो भाग है इसके। जो पहला भाग है, पहले भाग का नाम है मणिकर्णिका, और जो दूसरा भाग है जो पहला भाग है, पहले भाग का नाम है मुर्दहिया, और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग का नाम है क्या? मणिकर्णिका। अब ये जो दोनों भाग है ना, दोनों भागों को आप लोगों को ध्यान देना है। इनका प्रकाशन वर्ष क्या है? इनके प्रकाशन वर्ष में जो मुर्दहिया है इसका प्रकाशन वर्ष 1910 माना जाता है। सॉरी, यहाँ पर 1910 नहीं है बल्कि 2010 है। ठीक है। 1910 नहीं है बल्कि 2010 होगा, 2010 है। और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग का जो समय है वो 2014 माना जाता है, और कहीं कहीं पर 2013 भी माना जाता है। 2013 आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है।
2013 ध्यान देना है यहाँ पर आप लोग जो है 2013 और 2013 और 2010। ठीक है, इस रचना की अगर हम बात करें तो ये जो है दलित आत्मकथा है। इस आत्मकथा में बात करें, ये आत्मकथा जो है संभवतः ये हिंदी की पहली आत्मकथा है जिसमें केवल दलित ही नहीं बल्कि गांव का संपूर्ण लोक जीवन जो है केंद्र में आ जाता है। मुर्दहिया जो है दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का जो है सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान भी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ जो है अंधविश्वास, हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को जो है बनाए रखने के लिए रचा गया है। ये मुर्दहिया जो है इसका पर्दाफाश करती है इन सारी चीजों का। ये पूरा का जो पूरी जो आपकी रचना है 184 पृष्ठों में जो है ये आत्मकथा में जो है उन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई से लेकर के तुलसीराम जी ने जो है मैट्रिक तक की पढ़ाई का चित्रण जो है यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, सारी घटनाएं यहाँ पर इन्होंने लिखी है। डॉक्टर तुलसीराम की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है इस आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों के माध्यम से जो है अपने जीवन के एक पड़ाव को जो है पाठकों के सामने रखने का इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, मुर्दहिया जो आत्मकथा है, मुर्दहिया आत्मकथा 7 उपशीर्षकों में लिखी गई है। अब यहाँ से कई बार आप लोगों से जो है इनका क्रम आप लोगों से पूछा जाता है। इनके क्रम की अगर हम बात करें, पहली जो यहाँ पर शीर्षक है इनका भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि है। दूसरे शीर्षक की बात करें, दूसरा शीर्षक है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तीसरा है अकाल में अंधविश्वास। चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5वां है भूतनिया नागिन और 6वां है चले बुद्धि की राह और 7वां है आजमगढ़ में फकाफसी। कई बार आप लोगों से इसका क्रम पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो आत्मकथा है इस आत्मकथा में जो है लेखक के केंद्र में नहीं है, केंद्र में है दलित जीवन और उनकी अंधश्रद्धाएं। कर्मकांड, भूतों के प्रति भय, सवर्णों का जीवन, दलितों का संघर्ष, आपसी होड़, दरिद्रता, रोजी रोटी की तलाश, त्योहार, पूजा पाठ, लोकगीत, इन सारी चीजों का जिक्र हुआ है। यहाँ पर गांव में बसे कुछ विक्षिप्त परंतु शिक्षा की घोर जो है अवहेलना, उससे संबंधित जानबूझ करके फैलाई गई अफवाहें, दलित संघर्ष, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है इस आत्मकथा में इन सारी चीजों का वर्णन जो है हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तुलसीराम की जो है आत्मकथा के दोनों भाग जो है मुर्दहिया और जो दूसरा भाग है मणिकर्णिका, तो मुर्दहिया और मणिकर्णिका की मृत्यु और मुर्दों से ही जो है जुड़ी हुई घटनाएं यहाँ पर दिखाई गई है। मुर्दहिया तो आपके सिलेबस में है और जो मणिकर्णिका है इसमें भी जो है इसी से संबंधित चीजें दिखाई गई है। ठीक है, तो इस मुर्दहिया की बात करें तो मुर्दहिया के द्वितीय अंक में एक दिन तुलसीराम होता क्या है कि अपने मुन्नर चाचा को जो है ये कहते हुए सुनते हैं कि अब भारत में सामूहिक खेती होती है। ठीक है, भारत में जो है ये कहते हैं कि अब भारत में सामूहिक खेती होती है, सब कमाई सब खाई। नेहरू जी कारखाने खोली है, यानी कि नेहरू जी जो है कारखाना खोलेंगे और 5 साल में जो है योजना बनाएंगे, यानी कि 5 साल में योजना बनाएंगे और पहले जो है हकबट हुई फिर जो है चकबट हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये जो कथन है आपका किसका है, मुर्दहिया के द्वितीय अंक में जो है यहाँ पर तुलसीराम के जो मुन्नर चाचा हैं वो जो है इस बात को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तुलसीराम इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सारी बातें जो मुझे इसमें जो है समझ में नहीं आई है, लेकिन हकबत तथा चकबट और सब कमाई सब खाई मुझे अच्छी तरह से जो है समझ में आया है। यहाँ पर कौन कहता है, तुलसीराम कहते हैं, जो कि इनके मुन्नर चाचा इस बात को कहते हैं कि सब कमाई सब खाई है। नेहरू जी कारखाना खोलिए, यानी कि नेहरू जी जो है कारखाना खोलेंगे, सब कमाएंगे सब जो है खाएंगे। इस बात को जो है यहाँ पर तुलसीराम जी कहते हैं कि ये बात जो है मुझे पूरी तरह से समझ में आई है। ठीक है, इस आत्मकथा की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि इस आत्मकथा की निजी अनुभव के साथ साथ जो है गांव के लोग भी यहाँ पर आते हैं। मुर्दहिया के अगर हम पात्रों की बात करें, मुर्दहिया में कई पात्र हैं। इन पात्रों में से धीरज है, जो कि लेखक की माँ है। धीरज लेखक की माँ का नाम है।
ठीक है। तुलसीराम की माँ का नाम है जो कि साधारण ग्रामीण और गृहिणी है। जूठन की बात करें, जूठन कौन है? ये लेखक के दादाजी हैं जिन्हें अंधविश्वास के अनुसार जो है भूतों ने पीट पीट करके मारा है। ठीक है। मुसरिया की बात करें, आप देखिए होता क्या है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कहीं ना कहीं जो है उनको उनके नामों के अनुसार जो है हम आज भी जज कर लेते हैं कि ये जो है इस कास्ट का होगा। अब देखिए दलित आत्मकथा है और नाम जो है कुछ यहाँ पर जैसे जूठन है, मुसरिया है, इस तरीके से जो है यहाँ पर आप नाम देखेंगे तो मुसरिया कौन है? ये जो है शतायु अवस्था में जीवित लेखक की दादी है। ठीक है। सोमर कौन है? लेखक के पिता के बड़े भाई जो कि 112 गांवों के जो है चमारों के चौधरी हैं। मुन्नेश्वर काका की बात करें, लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई हैं जो कि शिव नारायण पंथी और धर्मगुरु हैं। नंगर काका ये कौन है? लेखक के पिता के तीसरे भाई है। संभवतः जो है ये गुस्सैल प्रकृति के व्यक्ति है, हिंसक स्वभाव के हैं और ये भी जो है शिव नारायण पंथी धर्मगुरु है। मुन्नर काका की बात करें, ये जो है लेखक के पिता के सबसे छोटे भाई है। ये सहज और सामंजस्यवादी तथा पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया माने जाते हैं। कौन? मुन्नर काका। मुंशी रामसूरत की बात करें, ये कौन है? लेखक के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और कट्टर जो है जातिवादी व्यक्ति है। कौन? मुंशी रामसूरत। ये आपको ध्यान देना है, इनका जिक्र जो है आगे कई जगह पर जो है इस आत्मकथा में आपको मिलेगा। इसके अलावा परशुराम कौन है? परशुराम सिंह ये जो है प्रधान अध्यापक है जो कि कौन है? हेडमास्टर है स्कूल का, जहां पर जो है लेखक पढ़ाई करते हैं। संकटा सिंह की बात करें, ये जो है प्राथमिक विद्यालय में लेखक का घनिष्ठ मित्र है संकटा सिंह। करपात्री महाराज की बात करें, ये जो है हिंदू कोड बिल के विरोधी और राम राज्य पार्टी के नेता है। कौन? करपात्री महाराज। सुग्रीव सिंह की बात करें, ये जो है लेखक के शिक्षक हैं जो कि स्वयं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ करके जो है आए हुए हैं और हिंदी के शिक्षक हैं जो कि लेखक को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कौन? सुग्रीव सिंह। ठीक है। रामधन की बात करें, ये जो है आजमगढ़ के दलित नेता हैं। तपसी राम की बात करें, लेखक को उच्च शिक्षा के लिए बीएचयू के लिए जो है सलाह देता है। कौन? तपसी राम। अरुण सिंह जो है ये आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता है। जेदी काका जो कि अंग्रेजों के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्हें जमरन युद्ध के लिए जो है उठा ले जाया जाता है। देवराज सिंह ये कौन है? ये जो है बस्ती जनपद का युवक जो कि आजमगढ़ के जो है लेखक के साथ पढ़ता और मित्र भी था, लेकिन लेखक की छात्रवृत्ति आने पर जो है वो चाकू से बल पर जो है आधा रुपए चाकू के बल पर जो है यानी कि धमकी दे करके जो है आधा रुपए ले लेता है। कौन? देवराज सिंह। ठीक है। अगला है किश्नु भौजी तथा सौभागिया। ये कौन है? गांव के नवविवाहित जो है दोनों स्त्रियां हैं जो कि अपने घर तथा वैवाहिक जीवन के जो है दुखों को चिट्ठी के द्वारा दूसरे प्रदेशों में अपने पतियों को भेजती हैं। चिट्ठी लेखन का जो है काम लेखक अर्थात बादलक कौन करता है? तुलसीराम करता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो तुलसीराम की जो है ये आत्मकथा है, तुलसीराम ने जो है इस आत्मकथा को लिखा है। और ये जो किश्नु भौजी और जो सौभागिया है ये दोनों जो है चिट्ठी लिखना जो है किसी को चिट्ठी अपने पतियों को चिट्ठी लिखना चाहती हैं तो ये क्या करती हैं? ये जो तुलसीराम है, तुलसीराम जो है इनकी चिट्ठियां वगैरह लिखते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां आई हुई हैं। पंक्तियों से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पंक्तियों में आपके लिए महत्वपूर्ण है मुर्दहिया, जो कि आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के जो है शमशान घाट का नाम है मुर्दहिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुर्दहिया मुर्दहिया कई बार जो है इसमें जिक्र आएगा, मुर्दहिया ही जो कि आत्मकथा है। तो मुर्दहिया क्या है? मुर्दहिया जो है आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के जो है शमशान घाट का नाम है, जहां पर मुर्दे वगैरह जलाए जाते हैं ना, वहां का नाम है क्या? मुर्दहिया। ठीक है। इसके अलावा मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की जो है बहुउद्देशीय कर्म स्थली है, जो कि चरवाही से लेकर के हरवाही तक की सारे रास्ते यहीं से होकर के गुजरते हैं। कहां से? मुर्दहिया से ही होकर के गुजरते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि जहां पर मुर्दे वगैरह जलाए जाते हैं तो कोई जो स्थान है वहां से जो मेन रास्ता है तो
जो गांव का मेन रास्ता है ना, तो वहीं से जा करके जो है कहीं भी जाना है, वहीं से गुजर करके जाना होता है। तो इसी बात का जो है यहाँ पर जिक्र हुआ है कि मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की जो है बहुत देसी कर्मी स्थली है, जहां पर चरवाही से लेकर के जो है हरवाही तक के सारे जो काम है, सारे रास्ते जो है हमें यहीं से होकर के गुजरना पड़ता है, यहीं से, ठीक है, इसी के पास से। इसके अलावा जो है मुर्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम जी ने जो है खुद यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरे भीतर से जो है मुर्दैया को खोद खोद करके निकालने का काम तद्भव पत्रिका के संपादक जो है अखिलेश ने किया है। अब इनका यहाँ पर जो अखिलेश है, इनका जो जिक्र हुआ है लेखक ने किया है, आपको ध्यान देना है। अर्थात मुर्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा उन्हें जो है लेखक संपादक अखिलेश के निवेदन से जो है इनको मिली है, किसको, तुलसीराम जी को, ठीक है, तभी जो है ये मुर्दैया जो आत्मकथा है इसको लिखते हैं। इसके साथ साथ जो है पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा जो है कक्षा में मेरी प्रशंसा किया करते थे, और प्रशंसा करने के साथ साथ जो है जब वे खुश होते थे तो क्या कहते थे, ई चमड़ा एक दिन हमने इस स्कूल की इज्जत बढ़ाई, ठीक है। कौन कहता था, ये जो हेड मास्टर था ना स्कूल को, और परशुराम सिंह, ये जो है कहा करते थे किसको, तुलसीराम जी को, ठीक है, क्या कहा करते थे कि ई चमड़ा एक दिन जो है हमारी स्कूल की इज्जत बढ़ाई, यानी कि बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लेखक खुद बताते हैं। इसके अलावा अगली यहाँ पर जो है आपकी रचना है मन्नू भंडारी की एक कहानी है भी। इसमें अगर हम बात करें, ये जो है आत्मकथात्मक कहानी है, एक कहानी है भी, और ये जो रचना है जिसका समय 2007 माना जाता है, रचनाकार जो कि मन्नू भंडारी है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। इस रचना के संबंध में अगर हम बात करें तो ये जो आत्मकथात्मक कहानी है ये 4 भागों में बटी हुई है। 4 भागों में से अगर हम यहाँ पर बात करें, मन्नू भंडारी की कहानी जो है जन्म इनका मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में होता है। मन्नू भंडारी जो है 5 भाई बहन थे। मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी। साहित्य से जो है इनका परिचय कांग्रेसी नेता जीतमल रूल के माध्यम से जो है इनका संबंध होता है। इन्हें जैनेन्द्र की रचनाएं, भगवती बाबू का चित्रलेखा और अज्ञे की रचनाएं जो है पसंद आती हैं। इन सारी चीजों को ध्यान देना है। इनका प्रिय जो लेखक है कौन है, यशपाल है। मन्नू भंडारी जो है भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र में कमजोर थी। उनकी पहली कहानी में जो है मैं हार गई, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि ये कहानी किसकी है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, जो कि 1957 ईस्वी के अधिवेशन में शामिल हुई थी। ये इनका राजेंद्र यादव से विवाह हुआ है। इनकी पुत्री का नाम जो है टिंकू या फिर जो है रचना है। ये तो रही नॉर्मल सी बात इनके बारे में। इसके अलावा मन्नू भंडारी के पिता की अगर हम बात करें, पिता से जुड़ी यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्या कहा कि पहले जो है इंदौर में रहते थे, बाद में जो है अजमेर में जो कि राजस्थान में पड़ता है, ब्राह्मणपुरी में जो है रहने लगे। वे जो है कांग्रेसी और समाज सुधारक थे। विद्यार्थियों को अपने घर पर जो है पढ़ाते थे। शकी स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। पति राजेंद्र यादव से संबंधित इन्होंने जुड़ी कहानियां, क्या बातें इन्होंने कही हैं, तो राजेंद्र यादव से जो है उनकी पहली मुलाकात कहां पर होती है, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल अजमेर के पुस्तकालय में इनकी जो है पहली मुलाकात होती है। 22 नवंबर को जो है उनका विवाह संपन्न होता है और 35 वर्ष के बाद जो है उनका विवाह विच्छेद हो जाता है राजेंद्र यादव से, ठीक है। इसके अलावा शीला अग्रवाल के संबंध में इन्होंने क्या बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि शीला अग्रवाल सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर में जो है हिंदी प्राध्यापिका थी। प्रमुख पात्रों की बात करें, पात्र इनमें से कौन कौन से हैं, जीतमल है, जीतमल लूड़िन है, सुशीला है, मन्नू भंडारी की बहन है जो कि शीला अग्रवाल है, डॉक्टर अंबालाल है, मिस्टर सेठी है, कोमल कुठारी है, पुष्यमयी बोस है और निर्माजा जैन है, अरिजीत जी है, निर्मल हेमंत है, डॉक्टर शेर कुमारी है, अर्चना वर्मा है। ये सभी के सभी जो है पात्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगली रचना आपके सिलेबस में दी हुई है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें ये क्या है, ये जो है रेखा चित्र है। इस रचना की अगर हम बात करें तो माटी की मूर्तें जो रचना है, यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। माटी की मूर्ति जिसका समय जो है 1941 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच इन्होंने इसको जो है लिखा है और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह इन्होंने
इन सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को अगर हम बात करें तो इसमें बेनीपुरी जी ने जो है स्वयं शब्द चित्र कहा है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इनकी जो संस्मरण है तो बेनीपुरी जी ने जो है इसको क्या कहा है, तो स्वयं इन्होंने जो है इसको क्या कहा है, शब्द चित्र कहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मानो जो अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, माटी की मूर्तों में हमें देखने को मिलता है। माटी की मूर्तों में लिखित सभी जो रेखा चित्र है बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखा है। तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब जब आप इस रचना को पढ़ेंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि कई बार जो है बेनीपुरी जी जेल में जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जब जेल में रहते हैं बेनीपुरी जी तो उसी टाइम पर जो है ये रचना इन्होंने लिखी है। तो जितनी भी माटी की मूर्तों में संकलित जितनी भी यहाँ पर रेखा चित्र हैं सभी रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने कहाँ पर लिखा है, हजारीबाग सेंट्रल जेल में इन्होंने जो है लिखा है। इन रेखा चित्रों की अगर हम बात करें इनमें से बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों को के विषय में लिखा है जो उनके जो है अत्यंत प्रिय थे, यानी कि अपने आसपास के जो व्यक्ति थे, जो प्रिय व्यक्ति थे, उनके बारे में इन्होंने जो है माटी की मूर्तों में लिखा है बेनीपुरी जी ने। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए ये कहते हैं कि अपने बचपन के दिन को याद करते हैं। किसी के भी बारे में बताते हैं तो अपने बचपन के दिनों को जो है याद करते हुए सारी बातें जो है लिखते हैं। ठीक है, जो माटी की मूर्तें हैं, माटी की मूर्तें जो है हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों को जोड़ने का प्रयास भी करती हैं। इसका जो प्रथम प्रकाशन होता है 1946 ईस्वी में और उस समय पर जो है पुस्तक में 11 रेखा चित्र थे। हालांकि 12 रेखा चित्रों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो पहले जब 1946 में ये प्रकाशित होता है ना, ये देखिए कुछ चीजें यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1946 में जब ये प्रकाशित होता है तो उस टाइम पर जो है इस पुस्तक में 11 रेखा चित्र थे। इसका दूसरा प्रकाशन होता है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, पहला प्रकाशन कब होता है 1946 में, दूसरा प्रकाशन कुछ दिन बाद होता है 1953 में होता है। इसमें निम्नलिखित 12 रेखा चित्र आ जाते हैं। ठीक है, और जो 12वां रेखा चित्र है, 12वां रेखा चित्र है रजिया रेखा चित्र को दूसरा संस्करण में जोड़ा गया है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि जो माटी की मूर्तें हैं, माटी की मूर्तों रेखा चित्र में जो है कितने शब्द चित्र संकलित है, तो 12 है। पहले जो है स्टार्टिंग में जब 1946 में ये आपका प्रकाशित होता है तो उस टाइम पर जो है कितने 11 रेखा चित्र थे। कुछ टाइम बाद जो है 1953 में दूसरा जो है प्रकाशन होता है और दूसरे प्रकाशन में जो है 12 रेखा चित्र जोड़े जाते हैं, जो कि रजिया को दूसरे संस्करण में जोड़ा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा माटी की मूर्तों की अगर हम बात करें, हिंदी कथा साहित्य को एक ग्रामीण दृष्टि प्रदान कर भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों को जोड़ने का प्रयास करती है। 12 अगर हम इन शब्द चित्रों की बात करें तो 12 शब्द चित्र जो है ये है आपके 12 शब्द चित्र ये है आपके। पहला है रजिया, दूसरा है बलदेव, तीसरा है सरजू भैया, चौथा है मंगर, 5वां है रूप की आजी और 6वां है देव, 7वां है बाल गोविंद भगत, 8वां है भौजी, 9वां है परमेश्वर, 10वां है बैजू मामा और 11वां है सुभान खां और 12वां है कौन सा, बुधिया। तो ये सभी 12 के 12 जो है आपके रेखा चित्र है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा माटी की मूर्तें जब आप इस संस्मरण को पढ़ेंगे तो इसकी भूमिका में ही जो है लेखक ने बताया है, क्या कहा है कि ये मूर्तें ना तो किसी आसमानी देवता की होती है और ना ही जो है किसी अवतारी देवता की। गांव के ही जो है किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने जो है असाधारण लौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया और देवता में जो है गिना जाने लगा। यही चीजें तो होती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जो लोग गांव से होंगे ना इस चीज को समझ सकेंगे, इस चीज को आप समझ पाएंगे। कई बार ये होता है कि आप लोगों ने जो है गांव वगैरह में देखा होगा, जो हमारे पूर्वज थे जिन देवी देवताओं को पूजते थे, या फिर जो है जैसे यहाँ पर बताया गया है कि किसी जो है साधारण व्यक्ति मिट्टी के जो है पुतले में रख दिया गया और उसको जो है पूजा जाने लगा।
ठीक है। तो वही चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। और गांव में जो है कई अफवाहें भी आप लोग सुनते रहते हैं। कहीं जो है कहते हैं कि आज जो है यहाँ इस देवी का जो है जन्म हुआ है, इस देवी का जो है स्थान यहाँ पर हुआ है। कई सारी अफवाहें जो है गांव वगैरह में चलती रहती हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पर भी बताई गई है कि यह जो माटी की मूर्ति है ना, किसी अवतारी देवता की जो है गाँव के किसी साधारण व्यक्ति की जो है मिट्टी का पुतला बना करके रख दिया गया और उसी को जो है पूजा जाने लगा। ये इस चीज का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो 12 रेखा चित्र है, पहला है इनमें से रजिया। रजिया की अगर हम बात करें, रजिया ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। 1952 ईस्वी में ये नई धारा पत्रिका में प्रकाशित होता है। अब जब आप रेखा चित्रों के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी पत्रिका में कौन सा रेखा चित्र प्रकाशित होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है 1953 में ये माटी की मूर्तों में संकलित होता है। पहले जो है रजिया 1952 में नई धारा पत्रिका में, और फिर बाद में जो है 1953 में माटी की मूर्तों में संकलित होता है। वही चीजें तो मैंने बताई कि जब 1946 में ये प्रकाशित होता है आपका माटी की मूर्तें, तो उस टाइम पर जो है 11 रेखा चित्र होते हैं। और 1953 में जो है ये आपका दूसरा संस्मरण प्रकाशित होता है, दूसरा भाग प्रकाशित होता है, जिसमें से कौन सा रजिया जोड़ा जाता है। ठीक है, रजिया 12वां जोड़ा जाता है। तो 1953 में माटी की मूर्तों में ये संकलित होता है। उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। 1962 में ये पुनः जो है नवनीत पत्रिका में प्रकाशित होता है। कौन कौन सी पत्रिकाओं का इसमें जिक्र हुआ है? एक तो आपका जो है यहाँ पर नवनीत पत्रिका, और दूसरा जो है आपका नई धारा पत्रिका। ठीक है। इसके अलावा जो रजिया है, रजिया एक निम्न वर्ग की चूड़ीहारिन की पुत्री है, जो चूड़ी बेचने के जो है व्यवसाय में निपुणता प्राप्त कर लेती है। इस शब्द चित्र में जो है उसकी सादगी और सरलता का चित्रण हुआ है। होता क्या है कि जो रजिया है ना, रजिया एक छोटी सी बच्ची है, और ये जो है अपनी माँ के साथ में जो है हाथ बटाती है। जब ये जो है चूड़ीहारिन की पुत्री है, जब इसकी माँ जो है लोगों को गांव वगैरह में चूड़ी वगैरह पहनाने जाती है ना, तो चूड़ी वगैरह पहनाने में जो है अपनी माँ की हेल्प करती है रजिया। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सारे काम जो है चूड़ी वगैरह पहनाना और इन सारी चीजों में जो है ये खुद धीरे धीरे जो है निपुण हो जाती है। तो रजिया जो है एक निम्न वर्ग की चूड़ीहारिन की पुत्री है, इस चीज को ध्यान देना है। रजिया जो शब्द चित्र है, इसके कुछ पात्र हैं। इन पात्रों में अगर हम बात करें, रजिया चूड़ीहारिन जो कि नायिका है इस शब्द चित्र की, हसन जो कि रजिया का पति है, बेनीपुरी की मौसी है, रजिया की पोती का जिक्र हुआ है। रजिया के 3 पुत्र हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा शब्द चित्र है, यहाँ पर दूसरी रचना है इसी में माटी की मूर्तों में, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह की बात करें, यह जो है व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। 1946 ईस्वी में ये कौन सी पत्रिका में? मधुकर पत्रिका में ये प्रकाशित होता है। तो रजिया शब्द चित्र जब आपने पढ़ा, 2 पत्रिकाएं आपने पढ़ी। दूसरा है आपका बलदेव सिंह। बलदेव सिंह में जो है आपका कौन सी पत्रिका? मधुकर पत्रिका। ठीक है, जो कि 1946 में ये मधुकर पत्रिका में प्रकाशित होता है। फिर पुनः जो है 1946 ईस्वी में ही ये जो है माटी की मूर्तों में संकलित होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ जो बलदेव सिंह है, ये गांव के एक पहलवान व्यक्ति का मार्मिक चित्रण इसमें हुआ है, जो कि बलदेव सिंह एक पहलवान है, जिंदा दिली आदमी है, शेर मर्द इंसाफ का पक्षधर है, दीन दुखियों और पीड़ितों का जो है रक्षक है, वचन का पक्का व्यक्ति है, ताकतवर है, बच्चों का सा जो है निरीह व्यक्ति है, मानव सेवी है, जो छल पूर्वक मौत के घाट जो है उतार दिया जाता है। किसको? इसको जो है यहाँ पर जो बलदेव सिंह है, इसको जो है मौत के घाट पर इसकी हत्या कर दी जाती है, मतलब कहने का है। तीसरी रचना है यहाँ पर इसी के माटी की मूर्तों में ही जो है आपका तीसरी जो रचना है सरजू भैया। सरजू भैया की अगर हम बात करें, इसका जो रचना काल है 1942 माना जाता है। ये व्यक्ति जो है प्रधान शब्द चित्र है। सरजू भैया बेनीपुरी जी का मुंह बोला कौन है? बड़ा भाई है। ठीक है, वो जिंदा दिल, मिलनसार, हंसोर और मजाकिया था। उसके जीवन का मूल मंत्र जो है मानव सेवा है। किसका? सरजू भैया का। सरजू भैया के संदर्भ में जो है यहाँ पर लेखक खुद कहते हैं, बेनीपुरी जी कहते हैं, उनका चरित्र जो है अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय है। जब जब जो है मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरा ज्ञानी मस्तिष्क अपने आप जो है उनके चरणों में झुक जाता है, क्योंकि बेनीपुरी जी जो है इनको मुंह बोला बड़ा भाई समझते हैं। ठीक है।
अगला चौथी रचना है, यहाँ पर चौथी रचना है आपकी मंगर, और ये क्या है, ये जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मंगर गांव का जो है एक मेहनती हलवाहा व्यक्ति है, उसके जैसा मेहनती हलवाहा पूरे गांव में नहीं है, और वो जो है गरीब है लेकिन स्वभाव से ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, कौन, मंगर। इनमें से इस रेखा चित्र में कुछ पात्र हैं, इन पात्रों की बात करें, प्रमुख पात्रों में है मंगर जो कि हलवाहा है, बेनीपुरी जी के चाचा जी है इसमें, इनमें से। ठीक है, पांचवी रचना आपके सिलेबस में है, पांचवी रचना है इसी में रूप की आजी। कहीं कहीं पर रूपा की आजी, कहीं कहीं पर जो है रूप की आजी। तो रूपा की आजी ये जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल है इसका 1944 में प्रकाशित होता है। जो रूपा की आजी है, रूपा की आजी को गांव में लोग क्या समझते हैं, डायन समझते हैं। किसको, रूपा की आजी को गांव में लोग डायन समझते हैं। ये अंधविश्वास पूरे गांव में जो है व्याप्त है कि माँ के निधन के बाद जो है रूपा की आजी उसे पालती है। रूपा के विवाह के बाद जो है उसके सास ससुर का भी जो है निधन हो जाता है, धीरे धीरे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से, इसी कारण से गांव के सारे लोग इसको क्या समझते हैं, डायन समझते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इनमें से पात्र है आपके रूप की आजी में, प्रमुख पात्र है, एक तो रूपा की आजी है, बेनीपुरी जी है, रूपा है और मामी है और रवि बाबू है। ठीक है, छठवीं रचना है आपकी, छठवीं रचना है देव। देव ये क्या है, ये जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका जो रचना काल है 1944 में हुआ। इसके कथानक की अगर हम बात करें तो देव जो है आरंभ में एक साहसी निर्भीक सत्यवादी बालक के रूप में जो है जाना जाता है, और बाद में जो है ये अपने थाने के क्षेत्र का जो है एक छात्र नेता बन जाता है तथा पुलिस के अत्याचारों का जो है शिकार हो जाता है। इसमें देव के माध्यम से ही जो है मानवीयता एवं पुलिस के जो है अत्याचारों का चित्रण भी किया गया है। इसमें कुछ पात्र हैं। पात्रों की बात करें तो देव, तापेश्वर भाई, कुन दरोगा एवं इंस्पेक्टर इस रचना के पात्र हैं। ठीक है, अगली रचना आपके सिलेबस में है, सॉरी इसी माटी की मूर्तों में है। अगली रचना है आपकी कौन सी, बाल गोविंद भगत। यह जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जिसका समय कितना माना जाता है, 1954 माना जाता है। इसके कथानक की अगर हम बात करें, इसका जो कथानक है, बाल गोविंद भगत जात के तेली व्यक्ति हैं, कबीर पंथी है। वे कबीर को साहिब कहते हैं और कबीर के पद गाते हैं। बीमारी से उनका जो है देहांत हो जाता है, इसका बाल गोविंद भगत का। ठीक है, लेखक का कथन है इनके संबंध में। लेखक क्या कहते हैं कि ना जाने वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्भोन्नत उस तेली के निकट जो है झुका दिया है। जब जब जो है वो सामने आता है, मैं झुक करके उससे राम राम किए बिना नहीं रहता हूँ। लेखक किसके संबंध में कहता है, बाल गोविंद के संबंध में जो है, बाल गोविंद भगत के संबंध में कहता है, क्योंकि बाल गोविंद भगत कौन है, ये जो है कबीर पंथी व्यक्ति है। इसमें से पात्र कौन कौन से हैं, बाल गोविंद भगत है और बेटा है और पतोहू है। ठीक है, अगली रचना है आपकी, अगली रचना है कौन सी, भौजी। कौन भौजी, लेखक की भौजी, लेखक की भाभी। ये जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल है आपका 1943। कथानक की बात करें तो लेखक ने अपने भौजी यानी कि भाभी के विवाह के बाद घर आगमन से लेकर के जो है उनकी मृत्यु तक के स्मृतियों के गुण और दोषों का चित्रण इन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है गुण ही बताए हैं, गुण और दोषों दोनों का जिक्र जो है यहाँ पर इन्होंने, लेखक ने अपनी भाभी के संबंध में किए हैं। ठीक है, इनके कथन की बात करें तो भारतीय परिवार में भौजी, लेखक यहाँ पर खुद कहते हैं, कौन, बेनीपुरी जी कहते हैं, बेनीपुरी जी कहते हैं अपनी भाभी के संबंध में, कहते हैं कि भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में जो है ओएसिस का, वो जो है कलम टूट जाए निंदा के लिए उठती है। ठीक है, ये कथन बेनीपुरी जी खुद कहते हैं। इनमें पात्र कौन कौन से हैं, भौजी है, फूफा जी है, देवर है, संपादक मित्र आदि, ये सभी जो है इसमें पात्र हैं। अगली रचना है आपकी कौन सी, परमेश्वर, जो कि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका जो रचना काल है 1941 माना जाता है। इसमें से कथानक कौन है, परमेश्वर के रूप में एक आवारा एवं फिजूल खर्ची व्यक्ति का चित्रण इसमें किया गया है। और आवारागर्दी की आग ऐसी जो खुद को जो है जलाती है किंतु दूसरों की जो है
रोशनी गर्मी देती है, परमेश्वर अतिसार रोग से ग्रसित था। इसमें से पात्र कौन कौन से हैं? परमेश्वर है, परमेश्वर की मंडली है यानी कि मित्र मंडली है, परमेश्वर की पत्नी है, चाचा जी है, ओझा राम जी है। ठीक है, ये सब जो है इसमें पात्र है। 10वीं रचना आपकी दी हुई है बैजू मामा। बैजू मामा कौन है? ये जो है लेखक की मामा। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल क्या है? 1944 ईस्वी। बैजू मामा एक जो है अजीब चोर था। बैजू मामा जो है कई सारी चोरियां करता है और कई चोरी करने के साथ साथ जो है कई बार जो है जेल में जाता है, पकड़ा भी जाता है। तो बैजू मामा जो है अजीब चोर था, वो बार बार जो है चोरी के कारण जेल जाता है और 30 वर्षों की सजा जो है भुगत चुका है। लेखक जो है उसकी मुलाकात जेल में होती है, लेखक से इसकी मुलाकात। ठीक है, इसमें से पात्र है। पात्र कौन कौन से है? बैजू मामा है, जेलर है, जज साहब है, मेट है और जमादार है। देखिए इनके बारे में जो है एक अलग सी कहानी है जो बैजू मामा है। कई बार जो है इन्होंने अलग अलग, जैसे एक बार जो है इन्होंने बैल चुराया और उस बैल चुराने के संबंध में जो है ये एक बार जेल जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अगली आपकी रचना है कौन सी? सुभान खां। सुभान खां ये जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल की अगर हम बात करें 1942 जो है इसका समय माना जाता है। सुभान खां जो है राजमिस्त्री है, जो कि कारीगर है और वे जो है ईमानदार, विनम्रता, वात्सल आदि गुणों का, मार्गोचित गुणों से युक्त व्यक्ति है। कौन? सुभान खां। उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की जो है चाहत है, यानी कि दोनों धर्मों को जो है ये साथ साथ लेकर के चलने का कार्य करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कुछ यहाँ पर कथन है। सुभान खां ने ही जो है कहा है, क्या कहा है कि मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ, मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ कि मैं गाय की कुर्बानी न होने दूंगा। सुभान खां का ये कथन है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए। ठीक है, पात्र इसमें से कौन कौन से हैं? एक तो सुभान खां है जो कि नायक है, राजेंद्र है, हजरत हुसैन है, बेनीपुरी जी के मामा आदि, ये सभी के सभी इसमें पात्र हैं। अगला 12वां यहाँ पर रेखा चित्र है। 12वां है आपका कौन सा? बुधिया। बुधिया ये जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल इसका क्या है? 1943। यह जो बुधिया है 7-8 वर्षीय जो है बकरी चराने वाली बुधिया के जो है प्रारंभिक जीवन से लेकर के मृतत्व जीवन तक का जो है मार्मिक चित्रण इसमें लेखक ने किया है। बचपन की बुधिया जो है चंचल चुलबुली है, जो कि जवानी में जो है हजारों जवानों की जो है दिल की धड़कन है। इस बात को जो है लेखक कहते हैं। लेखक जो है बुधिया के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि वृंदावन में एक जो है गोपाल और 1000 गोपियां थी। यहाँ तो एक गोपी और 1000 जो है गोपाल है। अधेड़ उम्र में जो है फटे हुए कपड़े, चोली का नाम नहीं और बिखरे बाल, चेहरे पर जो है झुर्रियां, सूखा हुआ चेहरा दिखाई देता है, फिर भी जो है अपने बच्चों पर मातृत्व के लेखन बंधन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको माटी की मूर्ति जो रेखा चित्र है, 12 माटी की मूर्ति जो रेखा चित्र है, जो संस्मरण है, इसमें जो है 12 रेखा चित्रों का जिक्र हुआ है। अभी जो 12 रेखा चित्र है इनको आपको ध्यान देना है कि कौन सी पत्रिका में कौन सा रेखा चित्र जो है आपका प्रकाशित होता है, सारी चीजें, कौन सा जो है इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, अगली रचना आपके सिलेबस में दी हुई है सच्चिदानंद हीरानंद व शयन की अरे आयावर रहेगा याद। ठीक है, इस रचना की बात करें, ये रचना जो है 1953 जो है इसका समय माना जाता है। अज्ञेय जी के द्वारा रचित अरे आयावर रहेगा याद जो है इसका आरंभ कहाँ से होता है? परशुराम जी के जो है लेख से इसका आरंभ होता है। इसमें अज्ञेय जी जो है भारतीय यात्राओं का चित्रण करते हैं। अरे आयावर रहेगा याद में जो है इसमें अज्ञेय ने जो है ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से लेकर के एलोरा की गुफाओं तक का वर्णन किया है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली में यूरोपीय यात्राओं का चित्रण हुआ है, इस चीज को भी ध्यान देना है आपको। अरे आयावर रहेगा याद में इसकी में अगर हम बात करें 8 यात्रा वृतांतों का उल्लेख हुआ है। अभी 8 यात्रा वृतांत कौन कौन से हैं इसकी अगर हम बात करें तो पहला है परशुराम से तुरखम, जो कि एक टायर की राम कहानी है। दूसरा है किरणों की खोज, जो कि आपका दूसरी है। तीसरा है देवताओं की अंचल में। चौथी है मौत की घाटी में।
5वां है एलुरा, 6वां है माजुली, 7वां है बहता पानी निर्मल, और 8वां जो है आपका सागर शोभित मेघ मेखलित कन्याकुमारी से लेकर के नंदा देवी तक। ठीक है, तो ये 7 जो यहाँ पर जो 8 आपके यात्रा वृतांत है, इन 8 यात्रा वृतांतों के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो है ये कि क्लासिक यात्रा वृतांत है, अरे यायावर रहेगा याद। ये आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल संत्यायन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें, राहुल संत्यायन के बाद जो है अज्ञे जी को माना जाता है। इन्हें जो है हिंदी साहित्य में सबसे अधिक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार के रूप में पहचान मिली है। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगली रचना आपके सिलेबस में दी हुई है गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन, एक साहित्यिक डायरी। इस रचना में अगर हम बात करें, एक साहित्यिक डायरी की जो रचना है इसका प्रकाशन कब होता है, 1964 में इसका प्रकाशन होता है। इस रचनाकार की अगर हम बात करें, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है 1917 में होता है, मृत्यु जो है 1964 में होती है। प्रथम जो संस्करण है, प्रथम संस्करण का जो समय है 1964 माना जाता है, द्वितीय संस्करण का समय जो है 2000 माना जाता है। तो ये जो समय है इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें विधा जो है कथात्मक निबंध संग्रह, ये फैंटेसी मनोविश्लेषण तर्क आदि विविध शैली में जो है रचित है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक साहित्यिक डायरी में जो है संकलित कुल 13 निबंध हैं। इन 13 निबंधों में से अगर हम बात करें, जो पहला है तीसरा क्षण नवंबर 1958 इसका समय माना जाता है, जो कि वसुधा में प्रकाशित है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, पात्र कौन है, लेखक और केशव है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें दूसरी निबंध की, ये जो है एक लंबी कविता कांत जो कि सितंबर 1957 में प्रकाशित होता है, और ये जो है नौ लेखन पत्रिका में प्रकाशित होता है। तो पत्रिका का नाम भी आपको ध्यान देना है, एक तो वसुधा पत्रिका, दूसरा है आपका दूसरे का है नौ लेखन पत्रिका। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा है जो है डबरे पर सूरज का बिंब, जो कि सितंबर 1957 में प्रकाशित होता है, और ये भी आपका किसमें, वसुधा पत्रिका में प्रकाशित होता है। ठीक है, चौथी यहाँ पर जो चौथा निबंध है आपका हाशिए पर कुछ नोट्स है, अगस्त 1957 में प्रकाशित होता है, और ये भी आपका वसुधा पत्रिका में प्रकाशित होता है। ठीक है, पांचवी रचना की बात करें, पांचवी रचना है सड़क को लेकर के एक बातचीत, जो कि अप्रैल 1957 में प्रकाशित होता है, और वसुधा पत्रिका में ये प्रकाशित होता है। छठवीं रचना की बात करें, एक मित्र की पत्नी का जो है प्रश्न चिन्ह, जनवरी 1958 में प्रकाशित होता है, ये भी आपका वसुधा पत्रिका में ही प्रकाशित होता है। ठीक है, सातवां है आपका नए की जन्म कुंडली, 1 जून जो है 1957 को वसुधा पत्रिका में प्रकाशित होता है। आठवां नए की जन्म कुंडली जो है वसुधा पत्रिका में ही प्रकाशित होता है। वीरगढ़ नवंबर 1957 में जो है ये भी वसुधा पत्रिका में प्रकाशित होता है, और ये भी जो है आपका विशिष्ट और अद्वितीय अक्टूबर 1958 में वसुधा पत्रिका में प्रकाशित होता है। ज्यादातर सभी की पत्रिकाएं जो है कौन सी है, वसुधा पत्रिका। अगला है आपका कुटियान और काव्य, 7 अक्टूबर जो है 1957 में वसुधा पत्रिका में प्रकाशित होता है। ठीक है, 12वां है आपका कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, जो कि अक्टूबर 1957 में ये भी आपका वसुधा पत्रिका में ही प्रकाशित होता है। 13वां है आपका कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, जो कि अक्टूबर 1960 में वसुधा पत्रिका में ही प्रकाशित होती है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगली रचना आपके सिलेबस में दी हुई है रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय। इस रचना की अगर हम बात करें, संस्कृत के 4 अध्याय जिसका समय जो है 1953 माना जाता है, और ये जो रचना है, इस रचना में जो है भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में जो है इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है लिखा है। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो है नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। ये भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए दिनकर जी जो है 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इस चीज को भी ध्यान देना है। पहली क्रांति तब होती है जब आर्य भारतवर्ष आए, अथवा जो है जब भारतवर्ष में उनका आर्यतर जातियों से संपर्क हुआ, तो पहली जो है क्रांति होती है। आर्यों ने जो है आर्यतर जातियों से मिलकर के जिस समाज की रचना करी वह जो है आर्यों अथवा जो है हिंदुओं का बुनियादी संस्कृति बनी है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। दूसरी क्रांति की बात करें, दूसरी क्रांति कब होती है? तब होती है जब महावीर और गौतम बुद्ध ने जो है इस स्थापित धर्म या फिर जो है संस्कृत के विरुद्ध विद्रोह किया, तब जो है दूसरी क्रांति होती है। तीसरी क्रांति की बात करें, तीसरी क्रांति होती है आपकी कब? उस समय होती है जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में जो है भारत पहुंचा, तो तीसरी क्रांति होती है। चौथी क्रांति जो है हमारे अपने समय में होती है जब भारत में यूरोपियों का आगमन होता है, तब जो है उनके संपर्क में आकर के जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व और इस्लाम के दोनों ने जो है नवजीवन का शुरुआत करी है। तो इस चीज को ध्यान देना है। अब ये जो 4 प्रकरण है, इन चारों प्रकरणों में से आपको ध्यान देना है। पहले प्रकरण में जो है पहला जो अध्याय है, पहले अध्याय में 3 प्रकरण है। जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण है। जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय में 12 प्रकरण है। जो चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय में 17 प्रकरण है। कुल मिलाकर के अगर हम इसमें बात करें तो 39 प्रकरण जो है इसमें है। और इन सभी में जो है कौन से अध्याय में कौन कौन से प्रकरण है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगली रचना आपके सिलेबस में है, अगली रचना है कौन सी? कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। इस जामुन के पेड़ की अगर हम बात करें, ये जो है क्या है कहानी है, इसका रचना काल जो है 1960 माना जाता है। और ये जो रचना है ये हास्य व्यंग्य शैली में लिखी गई, ये जो है सामाजिक समस्या प्रधान प्रतीकात्मक कहानी मानी जाती है। कौन सा? जामुन का पेड़ है। ठीक है। रचनाकार की अगर हम बात करें, कृष्णचंद्र जो कि प्रगतिशील कहानीकार है, इनका जन्म जो है 1954 में होता है। वजीराबाद गुजरांवाला जो है पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। इनका निधन जो है 1977 में होता है, जो कि प्रगतिशील कहानीकार के रूप में ये जाने जाते हैं। इस रचना से के संबंध में जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी बात करें तो ये जो कहानी है जामुन का पेड़ है, इस रचना में जो है नीचे दबे शायर कवि के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में व्याप्त लेट लपेट काम को जो है एक दूसरे पर टालने, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही न्याय में होने वाली जो देरी है, इन सारी चीजों पर जो है यहाँ पर इन्होंने कृष्णचंद्र ने व्यंग्य किया है। इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? एक तो शायर कवि जिसका नाम उपनाम ओशो है, शब्द प्रकाशित रचना ओश के फूल गद्य संग्रह है, माली चपरासी क्लर्क ये सभी के सभी जो इसमें पात्र हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री, इसने ही जो है 10 साल पहले जामुन का पेड़ लगाया था, और देश के प्रधानमंत्री, प्लास्टिक सर्जन, ये सभी के सभी इसमें कौन है? पात्र है। अगली रचना आपके सिलेबस में दी हुई है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की। आवारा मसीहा की अगर हम बात करें, ये जो है प्रसिद्ध रचनाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। कई बार आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि आवारा मसीहा में जो है किसकी जीवनी लिखी गई है? तो किसकी जीवनी? प्रसिद्ध रचनाकार है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी जीवनी लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष जो है 1974 माना जाता है। इसके साथ साथ शरतचंद्र के पिता का नाम मोतीलाल है, शरतचंद्र की माता का नाम जो है भुवनेश्वरी है, इस चीज का भी ध्यान देना है। इसके अलावा पद्म भूषण विष्णु प्रभाकर जी ने जो है 1959 ईस्वी में एक किताब लिखना शुरू किया, जो कि 1979 ईस्वी में जो है पूरा हुआ। इस उपन्यास को पूरा करने में जो है विष्णु प्रभाकर को 14 वर्ष का समय लगता है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देना है। आवारा मसीहा लेकर के विष्णु प्रभाकर जी ने जो है हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच में एक सेतु का काम, इन्होंने एक सेतु निर्माण का काम किया है, जो समूचे राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना जाता है। ये पॉइंट भी जो है आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो ये जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक में जो है पुस्तक की जो सामग्री है, 3 प्रमुख स्रोत इसके रहे हैं। जो पहला स्रोत रहा है, इस पहले स्रोत की अगर हम बात करें, प्रथम स्रोत जो है उन व्यक्तियों का साक्षात्कार जो कि किसी न किसी रूप में जो है शरद बाबू से संबंधित रहे हैं, पहला स्रोत रहा है।
इस दूसरे स्रोत की बात करें, दूसरे स्रोत में जो उनके समकालीन मित्र रहे हैं, तो समकालीन मित्रों के लेख, संस्मरण आदि इनका जिक्र हुआ। तीसरे स्रोत तीसरे जो है उनकी अपनी रचनाओं के इधर उधर बिखरे जो प्रसंग है, जिसका उनके जीवन से जो है सीधा संबंध रहा है। तो ये 3 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं इस पुस्तक की सामग्री में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आवारा मसीहा में आई कोई भी जो घटना है वो विष्णु प्रभाकर जी की कल्पित घटना नहीं है। ये कहानी जो है 3 पर्वों में विभाजित है। 3 पर्व आपके कौन कौन से हैं? एक तो दिशाहारा है, दिशा है, और खोज और दिशांत है। ये तीनों पर्व जो है उपशीर्षकों में विभाजित है। जो दिशाहारा है, दिशाहारा 18 उपशीर्षक है, जिसमें से 75 पृष्ठों में विभाजित है। जो दूसरा है दिशा की खोज है, 18 उपशीर्षकों में विभाजित है, 91 पृष्ठों में बटा हुआ है। और जो तीसरा है आपका दिशांत, दिशांत जो है 30 उपशीर्षकों में विभाजित है, जो कि 271 पृष्ठों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीजें आपको ध्यान देना है। जो 3 यहाँ पर पर्व है, इन तीनों पर्वों के बारे में आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो ये तीनों पर्व है, तीनों पर्वों में जो है किस चीज का जिक्र हुआ है? जो दिशाहारा है, ये जो है प्रथम पर्व माना जाता है, और इसमें जो है शरद चंद्र की बाल्य अवस्था से लेकर के जो है किशोर अवस्था तक की घटनाओं का वर्णन किसमें? दिशाहारा यानी कि पहले पर्व में हुआ है। उनके बचपन की शरारतों में भी जो है एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व जो है दर्शन होते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है दूसरा पर्व है दिशा की खोज, जिसमें साहित्यिक जीवन और दिशा की खोज है। द्वितीय पर्व में शरद के लेखन विकास की प्रेरणा स्रोत और रचनाओं की पृष्ठभूमि और पात्रों की समरसता, रंगून प्रवास, ग्रह ये सारी चीजों का जिक्र किसमें? दूसरे पर्व में हुआ है। जो तीसरा पर्व है देशांत, इसमें जो है रंगून से स्वदेश लौटने का वर्णन हुआ है। सामाजिक कार्य, साहित्यिक विधाओं का जिक्र भी जो है किसमें? तीसरे पर्व में हुआ है। इसमें कुछ पात्र हैं। पात्र कौन कौन से हैं? केदारनाथ है, बिंदुवाश्री है, मोतीलाल है, भुवनेश्वरी है, मरेंद्र है, सुरेंद्र है, अच्छे पंडित है, मुसाई है, शांत है, मुचदा है, कृष्णदास है, धीरू है, अन्ना है। ये इसमें पात्र है। अब इतने सारे जो पात्र हैं ये सभी आप लोगों को याद नहीं रखने हैं। इससे विशेष संबंधित कुछ तथ्य हैं। अगर हम इनकी बात करें, जो शरद चंद्र है, शरद चंद्र की कहानियां जो है यमुना पत्रिका में छपती थी। ये जो पत्रिका है आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी पत्रिका में? यमुना पत्रिका में इनकी कहानियां छपती थी। देवदास, चरित्रहीन, काशीनाथ आदि पुस्तकों में के जो है प्रकाशित होते। जो शरद बाबू है, शरद बाबू को उच्च कोटि के लेखकों में जो है गिना जाता है। शरद बाबू को जो है चरखा चलाना बहुत प्रसिद्ध था। वो काफी महीन सूत जो है काटते थे। उनकी रचना जो है पथेर दाबी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना? शरद बाबू की पथेर दाबी रचना। ठीक है, कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, बल्कि जो है रचना पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो कौन सी पथेर दाबी रचना किसने जब्त कर लिया था? अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको जब्त कर लिया गया था। शरद की पत्नी जो है शांति की मौत प्लेग बीमारी से होती है। क्लर्क के रूप में जो है शरद को 50 रुपया वेतन मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपका लास्ट है रमणिका गुप्ता की आफुदरी। रमणिका गुप्ता की आफुदरी, इस रचना की बात करें जिसका समय 2015 माना जाता है, यह एक जो है जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। इनमें से अगर हम बात करें, रमणिका गुप्ता का नाम जो मूल नाम है वो रमना है। इनका जन्म 22 अप्रैल 1930 को जो है सुनाम पंजाब में इनका जन्म होता है। निधन जो है 26 मार्च 2019 को दिल्ली में इनका निधन होता है। इस रचना का जो प्रकाशन वर्ष है 2015 में जो है ये रचना प्रकाशित होती है। इसका जो प्रथम भाग है हाथ से है, जिसका प्रकाशन जो है 2005 में होता है। कई बार आप लोगों से पूछा गया है, ये पूछा गया है कि हाथ से जो है किसकी रचना है। ठीक है,
और दूसरी है आफुदरी, जो कि पंजाबी भाषा का जो है, जो आफुदरी है ना इसमें, तो आफुदरी जो है पंजाबी भाषा का शब्द है। आफुदरी में लेखिका पर जो है फ्राइडवाद का प्रभाव दिखाई देता है। आफुदरी जो रचना है, इस आत्मकथा में रमणीका गुप्ता का पहला प्रेम जो है बलराम नाम के व्यक्ति के साथ होता है, तो इस चीज को भी ध्यान देना है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद जो है लेखिका का पूजा पाठ कर्म कांडों पर जो है विश्वास कम होने लगता है। इस पुस्तक में लेखिका ने जो है पंजाब की एक कुड़ी मार नामक जो है कुप्रथा का वर्णन किया है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये जो प्रथा है कुड़ी मार, एक प्रथा होती है पंजाब में, तो इस प्रथा का जो है जिक्र किसमें किया है, लेखिका ने जो है इसमें आफुदरी में किया है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये आज की जो है आपकी लास्ट रचना रही है। बाकी जितनी भी आपके सिलेबस में रचना है, आत्मकथा जीवनियां वगैरह, सभी आत्मकथा जीवनी वगैरह का को जो है यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और बाकी की जो चीजें हैं, अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस में जो है डिटेल से भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, मुझे उम्मीद है कि यह सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, कहीं पर किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी लगता है आप लोगों को कहीं पर कुछ पूछना चाहते हैं, कहीं पर कुछ चीजें, कहीं कोई भी आप लोगों को डाउट है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर आप लोगों को आपके कमेंट का जो है रिप्लाई मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग नोट्स PDF वगैरह चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और वहां से जाकर के जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके नोट्स, जहां पर जो है आपको नोट्स PDF वगैरह सारी चीजें आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी की क्लासेस का जो टाइम है, लाइव क्लासेस अब होंगी आप लोगों की। हमारी जो दूसरी क्लास होगी, कहानियां वगैरह ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो कहानियों से जो है कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चन को आज जो है हम 5 PM वाली क्लास में करेंगे। 5 PM पर जो आप लोगों की क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, तो 5 PM पर आप सभी को जो है ज्वाइन करना है। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।